हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मीनाक्षी और आज के हम अपने इस वीडियो में करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर है लाइफ प्रोसेस के और इस वीडियो में मैंने चैप्टर के दो टॉपिक्स को कवर किया है, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। और इसी वीडियो में आपको चैप्टर के नोट्स भी मिल जाएंगे। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बस आपको चैप्टर को शुरू से लेकर अंत तक मेरी वीडियो को देखना है। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू दैट हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज समथिंग इज अलाइव और नॉट। तो कैसे रिकॉग्नाइज करते हो? अगर वो उसकी बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है, जैसे ये बर्ड्स है, अगर इनकी बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है तो आप बोलोगे यस दे आर अलाइव। ओके, और अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो फिर आप कैसे पता लगाते हो? फिर आप देखते हो उनकी ब्रीदिंग को देख के। बट जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको भी तो हम बोलते हैं कि वो भी लिविंग थिंग्स होते हैं। तो इनमें क्या होता है? इनमें तो कोई आपको मूवमेंट नहीं दिखाई देता है, ना आपको ये ब्रीथ करते हुए दिखाई देते हैं, ना ही आपको इनमें कभी फ्लावर को खिलते हुए देखा है आपने। तो चलिए, तो इनमें एक्चुअली क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे मोलिकुलर मूवमेंट्स होते हैं, और वो क्योंकि बॉडी के अंदर होते हैं तो वो क्या होते हैं, इनविजिबल मोलिकुलर मूवमेंट्स होते हैं। तो उन इनविजिबल मोलिकुलर मूवमेंट जो ये होते हैं वो ही बेसिक साइन होते हैं किसी भी एनिमल के या किसी भी थिंग के कि वो अलाइव है या वो नहीं है। ठीक है, तो अगर उसके ये इनविजिबल मोलिकुलर मूवमेंट्स उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं देन द दैट थिंग इज अलाइव। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द बेसिक साइंस दैट समथिंग इज अलाइव। तो बेसिक साइन क्या होता है? इनविजिबल मोलिकुलर मूवमेंट्स आर द बेसिक साइंस दैट समथिंग इज अलाइव। चलिए अब आगे करते हैं। अच्छा, ये आपको पता है कि जो हमारी लाइफ होती है, जो हमारी बॉडी होती है, उसकी जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल। सेल से सारी लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करती है। और सेल्स क्या होती है? कंटिन्यूसली ब्रेक डाउन होती रहती हैं। ओके, अच्छा, अगर ये ब्रेक डाउन ऐसे ही चलता रहे तो ये आपको पता है कि जो बहुत सारी सेल्स होती है वो सब मिलके क्या बनाती हैं? सेल्स का ग्रुप मिलके टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। सेल्स ऐसी सारी डिवाइड होती रहे, ब्रेक डाउन होती रहे, तो ये हमारी जो टिश्यू होंगे वो डेड हो जाएंगे, मतलब हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी, सारी डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर इन सेल्स की रिपेयरिंग के लिए और न्यू सेल्स को इसमें प्लेस करने के लिए कुछ हमारी जो बॉडी होती है वो कुछ मेंटेनेंस जॉब करती है। इन्हीं मेंटेनेंस जॉब को हम लाइफ प्रोसेस का नाम देते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन आ जाएगी, द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ द लिविंग organism which are necessary to sustain life are called life processes। और एग्जाम्पल है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन को छोड़ के हम इसमें चारों इस चैप्टर के अंदर हम इसमें स्टडी करेंगे। चलिए अब हम सबसे पहले जो पहली लाइफ प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन, उसके बारे में स्टडी करते हैं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मीन्स होता है कि फूड को इनटेक करना। ओके, फूड को लेना ही नहीं, खाली फूड को टेक इन करना नहीं होता, बल्कि फूड का यूटिलाइजेशन भी करना। और किसके लिए? ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इट्स कॉल्ड न्यूट्रिशन। अच्छा, ये जो हमारा फूड होता है, अब हर फूड की क्या होती है? सब फूड की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर जो सप्लीमेंट होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। तो इन फूड से क्योंकि हमें न्यूट्रिशन मिलता है तो इसलिए हम इनको फूड को न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट जिसकी हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं। माइक्रो जिनकी हमारी बॉडी को माइक्रो अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, मिनरल्स, विटामिन और वाटर होते हैं। मिनरल्स आपको पता है ये होते हैं कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये सब मिनरल्स जरूरी होते हैं। उसके बाद विटामिन होते हैं, फिर हमारे ये वाटर होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपका मोड का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन को लेने का तरीका। तो जो ये न्यूट्रिशन को लेने का तरीका होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, दूसरा होता है हिटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है, ऑटो माने होते हैं सेल्फ प्रिपेयर करके फूड से न्यूट्रिशन लेना, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और हिटोट्रोफिक माने होता है डिपेंडेंट, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो उस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हिटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो ये ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं इनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, और जो हिटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं हिटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में जो आपके आते हैं वो आते हैं ग्रीन प्लांट्स, ये ग्रीन प्लांट्स आते हैं, और आपकी ये ब्लू ग्रीन एल्गी आती है। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होती है? जैसे ये आपकी पोंड है तो पोंड के ऊपर आपको ये ग्रीन कलर की वो दिखाई दे रही है एल्गी, या इसको काई भी बोलते हैं, है ना। तो ये एल्गी दिखाई दे रही है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया भी होता है। तो ये सब ऑटोट्रॉप्स होते हैं।
अच्छा, अब ये जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ना, मैंने बताया ब्लू ग्रीन एल्गी और ये प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ये भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ये क्या है? ये बैक्टीरिया होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अब इन दोनों में क्या अंतर है? देखो, इसको तो हमने बोला फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो माने लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना प्रिपेयर करना, और इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और कीमो ऑटोट्रॉप जो कि अपना जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो करते हैं केमिकल से। इनको सनलाइट की कोई भी नीड नहीं होती फूड प्रिपेयर करने के लिए, इसलिए इनको कीमोऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और इस चैप्टर में हम ओनली फोटोऑटोट्रॉप्स के बारे में स्टडी करेंगे। कीमोऑटोट्रॉप्स अभी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अच्छा, अब ये ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है ये कैसे होता है? इसमें ऑर्गेनिज्म जो होगा, एन ऑर्गेनिज्म टेक इन रॉ मटेरियल को टेक इन करता है फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट दैम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की फॉर्म में उसको स्टोर कर लेगा। जैसे कि आपको जैसे दाल बनानी है, दाल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। तो ऐसे ही इसको भी रॉ मटेरियल चाहिए खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल होता है इसमें ये होता है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये तो हो गई आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। अब दाल में क्या डालते हो? पानी डालते हो। तो अब इसमें ये आपने डाले यहाँ पे पानी, ये हो गया आपका यहाँ पे वाटर, ठीक है। तो पड़ गया दाल में पानी। अब इसको क्या करिए? इसको पकाने के लिए क्या चाहिए? आपको हीट चाहिए। हीट कहाँ से मिलती है? हीट यहाँ पे मिलेगी इसको सन से। तो ये सन यहाँ पे हो गई हीट एनर्जी। हीट एनर्जी की इसमें लाइट की जरूरत पड़ती है, सनलाइट की। अच्छा, अब इसको लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए तो कुछ चाहिए। जैसे कि आप दाल बनाएंगे तो दाल में जो वो होती है, जो हीट होती है, उसको कौन एब्जॉर्ब करता है? उसको एक बर्तन एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसे यहाँ पर भी जो बर्तन के रूप में काम करता है वो करता है हमारा इन ग्रीन लीव्स के ऑर्गेनिल, इनमें ग्रीन लीव्स में होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। तो वो जो क्लोरोफिल होता है वो ही इसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ने इसको एब्जॉर्ब किया और ये हमारा रॉ मटेरियल हो गया। उसके बाद इसमें सॉल्ट भी चाहिए, है ना। जैसे दाल में नमक चाहिए तो इसमें सॉल्ट चाहिए। वो जो सॉल्ट होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे मिनरल्स। ये देखो यहाँ पर ये रहा वाटर और मिनरल्स कौन एब्जॉर्ब करता है? यहाँ से ये रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं सॉइल से, ठीक है। तो ये हमारे मिनरल्स हो गए, हमारे इसमें सॉल्ट की तरह काम करते हैं। और फिर यहाँ पे आपका क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, मतलब ग्लूकोज बन जाता है। C6 और H12, ये आपको पता ही है फॉर्मूला, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अच्छा, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या निकलता है? यहाँ पे निकलती है ऑक्सीजन गैस, और इसमें थोड़ा वाटर भी रिलीज होता है, ठीक है। चलिए देखो ये प्रोसेस है। अच्छा, ये जो मैंने बताया जैसे हम दाल बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसको हम कुकिंग बोलते हैं। ऐसे यहाँ पर ये फूड प्रिपेयर करने की जो प्रोसेस है ग्रीन प्लांट्स के द्वारा, इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लो। It is the process by which green plants and certain other organisms टेक इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्यों बोला इनको? क्योंकि ये जो होते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड और जो ये वाटर होती है और जो मिनरल्स होते हैं वो सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो टेक इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and chlorophyll then transform these substances into energy rich organic compounds। अब ये energy rich organic compound ये हो गया आपका ग्लूकोज। एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। ओके, तो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। ये होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। अब ये भी सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये स्टोर हो जाता है प्लांट्स में, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिलके वन मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो स्टार्च की फॉर्म में यहाँ पर खाना क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। फिर ये ऑक्सीजन गैस मैंने आपको बता दी ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है और वाटर भी यहाँ पर प्लांट्स में यूज हो जाता है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की जो साइट होती है तो द सेल ऑर्गेनिल क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके, बिकॉज इट कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। चलिए ये देखो ये है आपकी प्लांट सेल, इसके अंदर जो ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं ये सब आपके क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनिल है। चलिए अब ये है यहाँ पर आपका लीफ का क्रॉस सेक्शन। अब लीफ का क्रॉस सेक्शन क्या होता है? जैसे आपको सैंडविच आपने बनाई और सैंडविच को आपने बीच में से कट कर दिया तो आपको उसके अंदर के जितने भी लेयर्स होंगे वो सब दिखाई दे जाएंगे। ऐसे ही जब आप इसका लीफ का क्रॉस सेक्शन करते हो तो आपको इसके क्रॉस सेक्शन में इसके ऊपर से लेकर नीचे तक की जितनी भी लेयर होती हैं वो सब आपको दिखाई दे जाएंगी। वो लेयर कौन कौन सी होती है? सबसे ऊपर होती है वैक्सी क्यूटिकल की लेयर, जिसकी वजह से कि जो लीफ होती है वो कौन से जो लीफ होती है उनकी जो सरफेस होती है वो शाइनी अपीयरेंस देती हैं। क्यूटिकल के नीचे क्या होता है? अपर एपिडर्मिस, ओके। उसके बाद फिर ये यहाँ पर ये सेल्स होती हैं,
ये सेल्स में क्या प्रेजेंट है, ये ग्रीन कलर का सब क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। फिर यहाँ पर ये क्या है, ये आपकी है नीचे लोअर एपिडर्मिस के बाद फिर ये नीचे दोबारा से हो गई आपकी वैक्सीक्यूटिकल की लेयर, है ना। और ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये है आपका स्टोमेटा, ये स्टोमेटा यहाँ पे ओपन है तो स्टोमेटल पोर है ये। और यहाँ पर इसको कंट्रोल करने का काम कौन करती है, इसको ओपनिंग और क्लोजिंग का काम कौन करता है, ये करते हैं गार्ड सेल। ये दो दिखाई दे रहे हैं, ये एक ये और ये एक ये है आपकी गार्ड सेल्स। रोल ऑफ स्टोमेटा क्या होता है, बहुत दिन से आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, एज 7 से पढ़ते आ रहे हो। तो क्या होता है स्टोमेटा, आपको पता है टाइनी पोर्स होते हैं जो कि लीफ की जो होती है वो अपर सरफेस पे ये क्या होते हैं कम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या है, हैज़ लेस, ये मोड नहीं है लेस है, ठीक है, लेस, ये हो गया यहाँ पे लेस। तो द अपर सरफेस ऑफ लीफ हैज़ लेस स्टोमेटा देन द लोअर वन। क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है लोअर सरफेस पे ज़्यादा और अपर सरफेस पे कम, इसलिए होते हैं क्योंकि जो लीफ की अपर सरफेस होती है वो सन लाइट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है ना। ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस होती है, वाटर लॉस की जो प्रोसेस होती है वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही होती है प्लांट्स में। तो जिससे कि वो जो वाटर लॉस है वो कम से कम हो सके, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इनमें, इसलिए ये जो होते हैं ये आपकी इसकी लोअर सरफेस के ऊपर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ओके, चलिए। अच्छा, अब होती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा मैंने बताया था, इनको जो कंट्रोल करने का काम करती है ओपनिंग और क्लोजिंग को स्टोमेटा की, वो करती है आपकी गार्ड सेल। ये बीन शेप जो दिखाई दे रही है ये दोनों की दोनों गार्ड सेल है, एक गार्ड सेल ये है, एक गार्ड सेल ये है। अब यहाँ पर देखो इस वाली फिगर में क्या हो रहा है, इन गार्ड सेल में से अभी वाटर क्या हो रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है। अब इनके अंदर वाटर है, तो जब इनके अंदर से वाटर फ्लो होता है तो ये क्या हो जाती है, ये स्वेलअप हो जाती है, फूल जाती हैं। और जब ये फूल जाते हैं तो यहाँ पर ये स्टोमा ओपन हो जाता है, ये ओपन हो गया, फिर यहाँ से गैस का एक्सचेंज हो जाता है। और दूसरा केस क्या है, जब इसमें से वाटर फ्लो, इसमें से वाटर क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो जैसे ही इसमें से वाटर पास होगा तो ये क्या होगा, इसमें से ये जो होता है स्टोमेटल पोर जो होता है ये आपका क्लोज हो जाएगा। ओके, और इसके क्लोज होने के बाद फिर क्या होगा, फिर इसमें से गैस का एक्सचेंज नहीं होता है। ओके, और ये रात में अधिकतर जो स्टोमेटा होते हैं वो बंद रहते हैं क्योंकि उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो टेक इन करना है प्लांट्स के द्वारा वो नहीं होता है। ओके, चलिए। अच्छा, अब हम आगे इसमें समझ लेते हैं जो मैंने बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवेंट्स दैट अकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना। तो ये होती हैं जो इवेंट्स होती है फोटोसिंथेसिस में, सबसे पहले होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्लोरोफिल जो होता है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद होता है, अब देखो ये दिखा रखा है ना इसमें, ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है ऑर्गेनेल, इसके अंदर ये ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। क्या होता है फिर, ये कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और यहीं पर तभी होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। ओके, कैसे हो जाते हैं, देखो यहाँ पर जैसे आपका ये है वाटर। ओके, अब इसमें वाटर कैसे बताया मैंने, ये वाटर स्प्लिट हो जाएगा, किस में स्प्लिट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन में और यहाँ पर ये हो जाएगा ऑक्सीजन में स्प्लिट, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस तो आपकी रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में। यहाँ पर ये 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोजन के, और जो ये आपका हाइड्रोजन है ना, ये आपका इसके साथ, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के को रिड्यूस कर देता है, इसके साथ रिएक्शन कर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाती है। और आपको पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब ये क्या है, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब यहाँ पर ये लाइट रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में होती है। रिडक्शन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में, वो लाइट के एब्सेंस में भी हो जाता है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। ओके, चलिए देखो यहाँ पर ये था ना, ये रहा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन क्या हो गई, वाटर की जो हाइड्रोजन थी वो ऐड हो गई, और फिर यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट में इसका रिडक्शन हो गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। ये तीनों के तीनों जो इवेंट्स हैं इसके बेस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इनको अच्छी तरह से आप देख। जैसे हमारी बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, ऐसे ही प्लांट्स को भी माइक्रो एलिमेंट्स की जरूरत होती है। ये सब माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं और ये सब जो प्लांट्स होते हैं इनको ये सॉइल से
अपनी रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। अब होती है नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट की बात। प्लांट्स नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट कैसे करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट तो उन्होंने कर लिया, ये मिनरल्स का कर लिया, ठीक है ना, फैट्स की उनको ज़्यादा जरूरत होती नहीं है। अब किसका वो करते हैं? वो नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो एसेंशियल एलिमेंट होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है। अब ये जो एलिमेंट होता है ये डायरेक्ट तो प्लांट लेते नहीं है, नाइट्रोजन गैस डायरेक्ट थोड़ा ना लेते हैं प्लांट्स, ना हम लोग लेते हैं नाइट्रोजन गैस को डायरेक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर की, ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इनको कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? इनको कन्वर्ट करने का काम करता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा ग्राम, पीस वगैरह, इनकी जड़ों में ये रूट नोड्यूल्स होते हैं, इन्हीं में ये लेग्यूमिनस बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है, और उसमें रहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, आपने पढ़ी होगी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, है ना। तो और ये फिर नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। फिर ये जो फिक्स फॉर्म होती है ये वाटर में सोल्यूबल होती है, फिर ये जड़ के द्वारा इनकी प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। चलिए अब हम आते हैं आगे। अब देखो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो आपका 3 तरह से होता है। सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है, पैरासाइटिक हो सकता है, और फिर होलोजोइक हो सकता है। सेप्रोफाइटिक में क्या होता है? सेप्रोफाइटिक में जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं, वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड डिराइव करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मतलब कि उसको पहले क्या कर देते हैं, उसको बिल्कुल एकदम से ख़राब कर देते हैं, डेड कर देते हैं। ओके, उस मैटर को क्या कर देते हैं? डेड कर देते हैं। उसके बाद भी उसके ऊपर एंजाइम एब्जॉर्ब करते हैं, एंजाइम एब्जॉर्ब करके फिर उसको ये पार्शली डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि फर्स्टली दे सिक्रीट एंजाइम ऑन दिस मैटर, देन पार्शली डाइजेस्ट फूड इज एब्जॉर्ब। फिर वो पार्शली डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि इसमें होती है फंगी, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या है? ये मशरूम है, ठीक है, ये फंगी होती है एक तरीके की, और ये भी देखो, ये भी इसके ऊपर फंगस लगी हुई है, ये भी यहाँ पर इसके ऊपर भी ये ब्रेड मोल्ड जिसको बोलते हैं, ये भी फंगी का ही एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले ये इनके ऊपर एंजाइम सिक्रीट करते हैं। जब एंजाइम सिक्रीट हो जाता है तो फिर थोड़ी सी ये क्या हो जाती है, डिके हो जाती हैं, ये जो जिनके ऊपर ये क्या करें, जिनसे अपना फूड ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जब ये डिके हो जाएंगे तो डिके होने के बाद ये फिर इनसे अपना फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोल्यूबल फॉर्म में फूड एब्जॉर्ब करते हैं होते हैं। दूसरे हमारे होते हैं इसमें पैरासाइट्स, जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। ये दूसरी जो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है ना, जिसके ऊपर ये रहते हैं उसको हम होस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। कैसे, कहाँ पे रहते हैं ये होस्ट की बॉडी में? ये बाहर भी रह सकते हैं, अंदर भी रह सकते हैं। जैसे कि आपने मॉस्किटो को देखा है, मॉस्किटो क्या करता है? मॉस्किटो बाहर से ही ब्लड सक कर लेता है। तो मॉस्किटो एक आपका क्या हो गया? एक्टोपैरासाइट हो गया, जो कि बॉडी के बाहर रहते हुए उससे न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है ना। ऐसी लीचेज होती हैं, जो जोक होती हैं, वो भी हमारी क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट होती हैं, बाहर से ही ब्लड सक करती हैं। कसकुटा होता है, ये आपने पढ़ा होगा, अमरबेल, ठीक है ना, ये प्लांट होता है, ये भी ऐसे ही यहाँ पर उससे अपने होस्ट प्लांट से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है। चलिए अब आगे आते हैं एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट जो कि होस्ट की बॉडी के अंदर रह के उससे प्रिपेयर फूड को से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। जैसे होते हैं टेप वर्म ऑफ डाउन वर्म, जैसे कि हमारे पेट में जो बोलते हैं ना कीड़े हो गए, तो वो सब हमारे एंडोपैरासाइट के एग्जाम्पल हैं। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं मेनली। अच्छा, उसके बाद तीसरा होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम भी यूज़ करते हैं, ह्यूमन बींग्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इसी को यूज़ करते हैं, और यहाँ तक कि सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होता है, अमीबा, पैरामीशियम, वो भी ये यूज़ करते हैं होलोजोइक। अब देखो यहाँ पर, अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 5 स्टेप होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इंजेशन मतलब माउथ से फूड को लेना, डाइजेशन मतलब उसका डाइजेस्ट होना एंजाइम की हेल्प से, एब्जॉर्ब होना फिर उसका ब्लड में, फिर उसका पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाना, एसिमिलेट हो जाना, फिर उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका बॉडी से बाहर निकल जाना, उसका इजेक्ट हो जाना, ठीक है। अब न्यूट्रिशन इन अमीबा में देखो, ये इसमें पांचों के पांचों स्टेप होते हैं। और सबसे पहले क्या है, ये जो आपका अमीबा होता है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है ना। ये अपनी बॉडी की शेप को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। और ये जो होते हैं ना, ये जो दिखाई दे रहे हैं, जिनकी वजह से इसकी बॉडी की क्या होती है, शेप चेंज होती रहती है, इनको हम बोलते हैं सीडोपोडिया। सीडोपोडिया मतलब फॉल्स फूट, झूठे पैर,
बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे ही इनके कॉन्टैक्ट में कोई भी फूड पार्टिकल आता है तो ये उसके चारों तरफ से घेर लेते हैं। घेर लिया, उसको घेरने के बाद ये इन्होंने क्या कर लेते हैं, इसको फ्यूज़ ओवर कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको इन्होंने घेर लिया, घेरने के बाद यहाँ पर इन्होंने एक फूड वैक्यूल बना लिया, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर लिया, फूड को इंजेक्शन कर लिया, ये इंजेक्शन प्रोसेस हो गई। फिर यहाँ पे इसने ये फूड वैक्यूल बना के यहाँ पर ये डाइजेशन हो जाता है फूड वैक्यूल के अंदर, ये एंजाइम सीक्रेट करता है। फिर यहाँ पर ये फूड इसका जो होता है वो साइटोप्लाज्म में क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, एसिमिलेट हो जाता है। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पर ये इसका जो वेस्ट जो मटेरियल होता है उसका वो इजेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे इजेक्शन प्रोसेस हो जाती है, किससे होती है वो, ठीक है, इसकी बॉडी सरफेस से। फिर यहाँ पर ये फूड इजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है सब वही जो मैंने आपको बताया है। अच्छा, ये जो होता है ना, ये फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करना फूड के चारों तरफ स्यूडोपोडिया की हेल्प से, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है ना। तो इसको भी आप देख सकते हो फैगोसाइटोसिस क्या होता है। ओके, द स्यूडोपोडिया फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग ए फूड वैक्यूल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। ओके, तो जो मैंने बोला है वही मैंने यहाँ पर सब लिखा हुआ है, आप उसको पॉज करके वीडियो को इसको देख सकते हो क्या है, ठीक है। इसमें से नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। चलिए, अब यहाँ पे न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। अब पैरामीशियम में जो न्यूट्रिशन होता है, पैरामीशियम क्या होता है, पैरामीशियम इज आल्सो ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जिसकी की बॉडी जो होती है वो सीलिया, ये जो दिखाई देते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनसे पूरी बॉडी इसकी घिरी रहती है ना, पूरी बॉडी पर ये प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही कोई फूड पार्टिकल इनके सीलिया के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये उसको अपने अंदर टेक ओवर कर लेती है, अपने अंदर ले लेती हैं, ठीक है। अपने अंदर उसने उसको ले लिया, उसके बाद फिर यहाँ पे फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। फिर वही पांचों प्रोसेस होती हैं जो होते हैं आपके 5 स्टेप। इंजेक्शन तो ये हो गया, फिर यहाँ पे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, देन फिर यहाँ पे फूड जो होता है वेस्ट मटेरियल वो इजेक्ट हो जाता है। किससे होता है, वो यहाँ पे होता है एनल पोर से इजेक्ट। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम आते हैं, जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन होता है उसके लिए जो होती है हमारी बॉडी के अंदर होती है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि एक्सटेंड होती है माउथ से लेके हमारे एनस तक, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पर ये लॉन्ग ट्यूब है जो माउथ से शुरू हो गई और फिर यहाँ पर ये जाती है पूरी, ये माउथ है। फिर ये यहाँ पर क्या है, ये इसोफेगस है। इसका इसोफेगस का दूसरा नाम फूड पाइप भी है, इसोफेगस या फूड पाइप है। उसके बाद फिर यहाँ पर ये आपका, यहाँ पर ये स्टोमक शुरू हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, स्टोमक शुरू हो गया। स्टोमक के बाद फिर यहाँ पर ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गई। ये पूरा स्टोमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ पर ये पूरी कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये बहुत सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है आपके एलिमेंट्री कैनाल का। उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो दिखाई दे रही है पूरी, ये आपकी क्या है, ये आपकी है लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। अच्छा, तो अब यहाँ पर, अच्छा इसमें मैंने बता दिया एलिमेंट्री कैनाल के देखो 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, इससे एसोसिएटेड ग्लैंड भी होती हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। इनका कौन सी होती है, सलाइवरी ग्लैंड जो कि माउथ में प्रेजेंट होती है, लीवर हमारे डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होती है, और पेनक्रियाज भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ उनकी पोजिशन सबकी। देखो यहाँ पर ये है यहाँ पर लीवर, ये लीवर हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर पेनक्रियाज, ये आपका हो गया यहाँ पर पेनक्रियाज, है ना। और यहाँ पर ये होता है, इसमें होती है यहाँ पर टंग के जो पीछे की तरफ होती है यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पर ये अगले डायग्राम में ये दिखा रखी, ये रहा, यहाँ पर ये होती है, यहाँ पर ये सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से ये देखो, इसमें भी दिखा रहा है, इस डायग्राम में देख सकते हो लीवर हो गया, ठीक है ना। ये यहाँ पे ये हो गया पेनक्रियाज, और ये यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है जो कि बताऊंगी चलो बाद में, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं हम। अच्छा, ठीक है ना, ये हमारा हो गया। अच्छा, ये मैंने बता दिया। अब देखो बक्कल कैविटी मतलब जिसको माउथ बोलते हैं, उसका दूसरा नाम बक्कल कैविटी भी है और ओरल कैविटी भी है, ठीक है। तो ये बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी और माउथ सबसे पहला ये होता है। इसके अंदर 3 चीज़ प्रेजेंट होती है, पता है आपके माउथ में 3 चीज़ें प्रेजेंट है ना, क्या है, टंग है आपके माउथ में, टीथ है और सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है ना। तो ये तीनों जो हमारे ऑर्गन होते हैं या ये जो हमारे तीनों पार्ट्स होते हैं, ये तीनों पार्ट्स जो होते हैं ये आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंजेक्शन आपको पता ही है, फूड का इंटेक करना इंजेक्शन कहलाता है, ये माउथ के द्वारा होता है। उसके बाद टंग मस्कुलर ऑर्गन होता है और इसके ऊपर टेस्ट रिसेप्टर होते हैं। 4 टाइप की बर्ड्स होती हैं जो कि टेस्ट को रिसीव करती हैं, टेस्ट का पता लगाती हैं। और टंग का काम क्या होता है, टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा। ओके, सलाइवा को उसके साथ फूड के साथ मिक्स करने में आपकी हेल्प करता है। अच्छा, टीथ आपके होते हैं 4 तरीके के इंसीजर, जो ये
क्या होते हैं, ब्रॉड टीथ होते हैं इंसीजर। ये हमारे जो जा होते हैं, एक जा में कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2 इधर होते हैं और 2 दूसरी साइड होते हैं। ये एक जा दिखा रखा है, एक जा के टीथ हैं ये, ठीक है। तो 2 तो टीथ इधर हो गए इसमें इंसीजर, और फिर इसमें 2 टीथ आपके होते हैं दूसरी तरफ, तो कितने हो गए, 4 हो गए, और दोनों जा में हो गए 8। ऐसे फिर कैनाइन होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, 2 होते हैं, है ना। एक ये देखो तीसरे नंबर पे दिखा गया, एक ये और एक आपका इधर होता है, ठीक है। तो कैनाइन आपके कितने हो गए, 2 कैनाइन हो गए, तो दोनों जा में 4 कैनाइन हो गए। उसके बाद प्रीमोलर्स कितने होते हैं, 2 होते हैं इधर, 2 इधर, तो कितने हो गए, 4 हो गए, और दोनों में कितने हो गए, 8 हो गए। अब ये मोलर्स कितने होते हैं, 3, और 3 इधर 6, और फिर दोनों में कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 8:4, 8:4:8:12, मतलब 2:1:2:3, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है टीथ का, हमारे टीथ का, ह्यूमन टीथ का, ठीक है। चलो अब हम आते हैं आगे सलाइवरी ग्लैंड पर। अब देखो यहाँ पर आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो क्या सिक्रीट करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ग्लैंड होती है वो क्या क्या डाइजेशन में क्या क्या सिक्रीट करती हैं, और उनसे क्या क्या चीज़ें वो होती हैं, डाइजेस्ट होती हैं, किसके वो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं वो सिक्रीट करती हैं सलाइवा। सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज क्या काम करता है, इट ब्रेक्स डाउन द कॉम्प्लेक्स स्टार्च। कॉम्प्लेक्स स्टार्च को ये शुगर में कन्वर्ट कर देगा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। इसको ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ये जो शुगर होती है इसका नाम माल्टोज होता है, ठीक है, माल्टोज शुगर होती है ये। तो ये इसमें इसको कन्वर्ट कर देता है। सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च के ऊपर रिएक्शन करेगा, उसको शुगर में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कर देगा। अच्छा, अब ये जो होते हैं एंजाइम, ये क्या चीज़ें होती हैं, एंजाइम जैसे कि आपके उसमें होते हैं ना केमिस्ट्री में, कैटालिस्ट होते हैं कि वो क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर भी इनको बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं लिविंग थिंग्स की, तो इसलिए हम इनको बायोलॉजिकल कैटालिस्ट बोलते हैं। तो ये भी वही काम करते हैं, स्पीड अप द बायोलॉजिकल रिएक्शन बाय मॉडिफाइंग स्पेशल सब्सटेंसेज। ये क्यों आया है इसमें स्पेशल सब्सटेंसेज, क्योंकि ये स्पेशल सब्सटेंसेस के ऊपर ही रिएक्शन करते हैं। जैसे ये सलाइवरी एमाइलेज होगा तो ये स्टार्च के ऊपर ही रिएक्शन करेगा, ठीक है, स्टार्च के ऊपर ही रिएक्शन करेगा। ये नहीं है कि ये प्रोटीन के ऊपर रिएक्शन कर देगा या फिर ये फैट्स के ऊपर रिएक्शन कर देगा, ठीक। अब देखो, अब आगे जो प्रोसेस है वो है पेरिस्टोलिसिस। पेरिस्टोलिसिस क्या होता है, जो ये आपका फूड होता है ना, ये क्या, ये हमारा लिक्विड फॉर्म में नहीं जाता है। ये क्या होता है, छोटी छोटी बॉल्स की फॉर्म में मूव करता है पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। तो इन जो छोटी छोटी बॉल्स होती है इनको बोलते हैं बोलस ऑफ फूड। ये लिखा हुआ है यहाँ पर बोलस ऑफ फूड। तो बोलस ऑफ फूड की फॉर्म में क्या करता है, यहाँ पर पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये पुश होता है फूड को पूरी एलिमेंट्री कैनाल में मूव करने के लिए। यहाँ पर एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टोलिसिस। तो पेरिस्टोलिसिस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज़ ए कॉन्स्टेंट वेव लाइक मूवमेंट। ये कॉन्स्टेंट वेव लाइक मूवमेंट होता है ना, कांस्टेंट वेव लाइक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल टू पुश द फूड को पुश करने के लिए राइट फ्रॉम द इसोफेगस से शुरू हो जाता है और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट वेव लाइक मूवमेंट को ही पेरिस्टोलिसिस। और इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, इसको कंट्रोल करने का काम या ये किसकी हेल्प से होता है, ये होता है मसल सेल्स की हेल्प से। ये जो मसल सेल्स होती है ना, कहाँ पर, इसकी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में जो मसल सेल्स प्रेजेंट होती हैं ये, ठीक है। ये देख दो, ये दिखा है ना, मसल रिलैक्स्ड, मसल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो मसल्स होती है इनकी जो, ठीक है, ये ही इसको पेरिस्टोलिसिस की प्रोसेस को के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेरिस्टोलिसिस। चलिए, तो समझ में आ गया ना, वेव लाइक मूवमेंट होता है जो कि फूड को पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ऊपर से नीचे तक क्या करता है, पुश करने का काम करता है। और ये मसल्स जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं एलिमेंट्री कैनाल की वॉल के अंदर, उसको वही इनको कंट्रोल करती हैं। चलिए, अब हम आते हैं फूड पाइप या इसोफेगस। अब जो ये फूड पाइप होता है ये आपको पता ही है, ये 25 सेंटीमीटर लंबी एक क्या होती है, मस्कुलर ट्यूब होती है। मस्कुलर ट्यूब होती है, नेक से लेके चेस्ट तक होती है। और फूड इसमें फिर आगे नीचे स्टोमक में ये इसी से स्टोमक जो फूड होता है वो स्टोमक के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम आते हैं आगे स्टोमक। स्टोमक क्या होता है, स्टोमक एक लार्ज ऑर्गन होता है जो कि जब ये फूड ले लेता है ना तब ये और भी ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है। देखा ना आपने, जब आप खाना खाते हो तो आपका पेट क्या हो जाता है,
बहुत फूल जाता है, ठीक है। तो यही है, द स्टोमक इज ए लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। जब इसके अंदर फूड एंटर करेगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा। ओके, अब देखो अब आगे क्या है। अब इसमें ये तो आपको पता ही है कि फ्रॉम द माउथ फूड इज टेकन टू स्टोमक थ्रू फूड पाइप, ठीक है, ये पॉइंट तो आपको पता है। अब ये इसमें जो अगला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो आप। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टोमक रिलीजेस 3 सिक्रीशंस। अब ये जो होते हैं ना गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, स्टोमक में। ये 3 सिक्रीशन सिक्रीट करती है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड कि जो हमारे स्टोमक होता है उसकी वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। जो वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो 3 सिक्रीशन सिक्रीट करती हैं। पहला तो करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। दूसरा वो करती है पेप्सिन नाम का एंजाइम जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तीसरा वो सिक्रीट करती हैं उसकी वॉल म्यूकस, ठीक है। तीसरा क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस भी सिक्रीट करती हैं। अच्छा, अब इनका सबका फंक्शन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये करता है एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस हमारे स्टोमक के अंदर। और जब ये एसिडिक मीडियम होता है तो इसकी वजह से ही जो ये पेप्सिन एंजाइम होता है इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मतलब ये प्रोटीन के ऊपर और एफिशिएंटली रिएक्शन कर पाता है, ठीक है। तो एक तो ये इसकी पेप्सिन एंजाइम की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। दूसरा ये क्या करता है, जो हमारी फूड के साथ आए हुए जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको किल कर देता है, ठीक है। 2 फंक्शन इसके होते हैं। उसके बाद जो म्यूकस होता है ये क्या करता है, अब ये जो होती है ना स्टोमक होता है उसकी जो इनर वाल होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। वो उसको किससे प्रोटेक्शन चाहिए बताओ, उसको चाहिए आपके इससे एसिड से ही प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि एसिड होता है, ठीक है ना। तो एसिड की वजह से जो उसकी वॉल होगी स्टोमक की, कहीं उसको कुछ डैमेज ना हो जाए, तो इसलिए ये जो म्यूकस होता है ये उससे उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये है। तो ये तो आपके हो गए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शन जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये है म्यूकस का रोल। म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड, ठीक है। तो ये होता है। अब स्फिंक्टर मसल जो होती है वैसे तो वो कई सारी जगह प्रेजेंट होती है, लेकिन जो स्टोमक में जो स्फिंक्टर मसल जो प्रेजेंट होती है वो फूड के एग्जिट को रेगुलेट करती हैं। जब फूड जो होता है वो स्टोमक से जब निकलता है ना, ठीक है ना, तो उस टाइम पे उसका जो एग्जिट होता है फूड का वो इट इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स, ठीक है। समझ में आ गया। 3 सिक्रीशन याद रखना। गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टोमक में प्रेजेंट होती है, स्टोमक की वॉल में प्रेजेंट होती है। 3 सिक्रीशन सिक्रेट होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके 2 फंक्शन है, ये इनको लर्न कर लेना। फिर म्यूकस का क्या रोल होता है वो, ठीक है। और उसके बाद फिर जो पेप्सिन एंजाइम था जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ये मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था, ठीक है ना। ये वाला इनको याद करना ध्यान से, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले उस पर एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट, जो कि हमारा क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना। क्या होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखो यहाँ पर, ये था यहाँ पे, ये थी हमारी यहाँ पर, यहाँ से शुरू हो रही थी ये यहाँ से, उसके बाद फिर ये यहाँ पर पूरी ये आपकी क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, ये 3 सिक्रीशन रिसीव करती है। कहाँ से रिसीव करती है, पहला तो ये रिसीव करती है लीवर से। लीवर से क्या रिसीव करती है, ये लीवर से रिसीव करती है बाइल जूस, ठीक है। यहाँ पर ये होती है डक्ट होती है, यहाँ पर इस डक्ट से इसके अंदर बाइल जूस चला जाता है, ठीक है ना। तो बाइल डक्ट सबसे पहले बात है, बाइल डक्ट रिसीव करती है लीवर से। दूसरा फिर ये पेनक्रियाज से, ये आपका पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से ये पेनक्रियाटिक सिक्रीशन रिसीव करती है। और तीसरे जो एंजाइम्स होते हैं वो इसकी ही वॉल से सिक्रीट होते हैं, उनको बोलते हैं हम इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस, ओके। तो चलिए देखो यहाँ पर, अब ये इसको देख लीजिए जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये रहा। तो 3 सिक्रीशन मैंने बता दिया, बाइल जूस फ्रॉम लीवर, पेनक्रियाटिक सिक्रीशन फ्रॉम पेनक्रियाज और डाइजेस्टिव एंजाइम फ्रॉम इंटेस्टाइन, ठीक है ना। इट आल्सो सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूसेस। अब देखो यहाँ पर, अब आगे ये आपके हैं यहाँ पर बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है। बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बाइल जूस के अंदर, बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होता है। ये बाइल सॉल्ट क्या करता है, देखो ये डाइजेस्ट तो करता नहीं है किसी चीज़ को, लेकिन ये क्या करता है, ये जो बड़े बड़े लार्ज फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल फैट के ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देता है, जिससे कि एंजाइम इसके ऊपर इजीली रिएक्ट कर सके,
ठीक है, जो आगे एंजाइम होगा, लाइपेज एंजाइम होगा, वो इसके ऊपर आसानी से रिएक्शन कर सके, इसलिए ये इसको लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। जैसे कि साबुन जो होता है वो डर्ट के ऊपर वो करता है ना, रिएक्शन करता है, ऐसे ही ये जो होता है ना बाइल जूस, ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स के ऊपर बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन करता है, और इस प्रोसेस को हम एमल्सिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब ये मैंने बता दिया। अच्छा हाँ, ये पैनक्रियाटिक सिक्रीशन मैंने बताया था। पैनक्रियाटिक सिक्रीशन के अंदर पैनक्रियाटिक जूस होता है, उसमें 2 एंजाइम्स होते हैं। पहला होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जैसे कि क्या था, पेप्सिन था, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा था स्टोमक के अंदर, तो वो भी क्या कर रहा था, वो भी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा था। यहाँ पे भी ये ट्रिप्सिन प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा जो एंजाइम होता है वो होता है लाइपेज, जो कि लिपिड्स मतलब फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो लाइपेज से ध्यान रखना, लिपिड्स से ध्यान रखना, लिपिड जो होते हैं क्या होते हैं, फैट्स ही होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। चलिए उसके बाद अब क्या होगा, अब मैंने बताया था जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो उसके अंदर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, तो फूड का कंप्लीट डाइजेशन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसमें फाइनली जब जो ये इंटेस्टाइनल जूस होंगे वो कार्बोहाइड्रेट, जो भी कुछ होगा कार्बोहाइड्रेट, वो सारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। ये अब इसका एंड प्रोडक्ट बनेगा। कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, बाद में ग्लूकोज बन जाएगा। प्रोटीन्स का एंड प्रोडक्ट बनेगा अमीनो एसिड, और फैट्स का एंड प्रोडक्ट बनेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये सब इंटेस्टाइनल जूसेस फाइनली इनको सबको अपने अपने एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये यहाँ पर एब्जॉर्ब फॉर्म में आ जाते हैं। अब ये जो वो होती है ब्लड वेसल होती है वो यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। देखो कैसे एब्जॉर्ब होते हैं अब स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, इसकी जो इनर वॉल होती है, द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं विलाई। प्लूरल होता है विलाई, सिंगल होता है विलस। तो जो विलाई होते हैं तो ये इस तरह से देखो फिंगर लाइक है। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या फ़ायदा होगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा फूड को एब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक है ना, तो दीज विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ये इनका काम होता है। ठीक है ना, अब ये जो यहाँ पे विलाई होते हैं ना, ये रिचली सप्लाइड होते हैं विद ब्लड वेसल्स, या हम बोल सकते हैं कि ये ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो अब जो फूड होगा वो यहाँ से कहाँ पर चला जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाएगा। फिर ब्लड वेसल से वो बॉडी सेल्स के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है फूड। ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर कैरी कर दिया जाता है, और उसके बाद फिर वो एनर्जी लेने के लिए, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस में काम आता है। ओके, अच्छा अब आगे आते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, तो उसने तो बहुत सारा एब्जॉर्प्शन तो उसने कंप्लीट कर दिया, लेकिन फिर भी अब जो फूड बचा हुआ है, अब जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो अब एंटर करेगा, उसमें फिर भी थोड़ा बहुत होता क्या है, सॉल्ट और वाटर बचा रहता है। तो वो सॉल्ट और वाटर भी लार्ज इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। पता है आपको, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल में भी विलाई प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो थोड़े कम होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा विलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये वाटर और सॉल्ट को अब एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद जो आपका वेस्ट फूड होता है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर भी रेगुलेट करने का काम कौन करती है, इसको एग्जिट ऑफ फूड को स्फिंक्टर मसल करते हैं। एनल में भी स्फिंक्टर मसल, एनस में भी स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, वो जो कि इसके एग्जिट ऑफ फूड को रेगुलेट करती हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आगे दूसरी प्रोसेस के ऊपर, वो होती है आपकी रेस्पिरेशन। ओके, अब देखो यहाँ पर रेस्पिरेशन। अब जो ये आपने फूड लिया, दूसरी लाइफ प्रोसेस पे आ गए हम। किस पे आ गए, दूसरी लाइफ प्रोसेस जिसका नाम है कि रेस्पिरेशन। अब जो ये आपने फूड ले लिया, यहाँ पे ग्लूकोज हो गया, ये फूड आपका फैट हो गया। ठीक है ना, अब इससे क्या होता है, इससे आपको एनर्जी भी तो लेनी है। ठीक है, तो फूड से एनर्जी को ऑब्टेन करना ही क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन आ जाएगी कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है ये सेल के अंदर होती है। ठीक है ना, इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ओके, हर सेल इसको इस रिएक्शन को क्या करती है, इस प्रोसेस को परफॉर्म करती है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। अच्छा, अब ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ना, ठीक है, ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है ये आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकती है, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकती है, उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा उसमें ये है आपकी ग्लूकोज
को ग्लूकोज किसकी हेल्प से ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज जो होगा वो ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन होगा। ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर बनता है और यहाँ पर ये लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अब जो ये एनर्जी होती है ये सारी सारी एक साथ तो नहीं यूज़ हो जाती है, ये जो एनर्जी होती है ये एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। एटीपी क्या होता है, एटीपी होता है आपका एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, क्योंकि इसके अंदर 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसकी फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती है, इसको एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, ठीक है ना, करेंसी ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं इसको। और एटीपी इज स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया एज इज रिलीज एज पनीर। और ये जो एटीपी होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या रहता है, स्टोर रहता है, और जब भी जरूरत होती है तो फिर ये वहाँ से एनर्जी इसमें से रिलीज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट क्या होती है, कौन सा सेलुलर ऑर्गेनेल होता है जिसमें कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, तो आप बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसकी साइट होती है सेलुलर रेस्पिरेशन की। ओके, चलिए, तो ये है हमारा। इसके बाद अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन था और एनारोबिक रेस्पिरेशन था, मैंने बताया ना, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है एरोबिक, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है एनारोबिक। अब इसमें इसकी डिफरेंस देख लो। इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन, ये पता है, इट डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा हमेशा, ठीक है ना। ये कहाँ होगा, ये हमेशा आपका साइटोप्लाज्म में होगा। कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। इसके एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी होती है। इसके एंड प्रोडक्ट में क्या होगा, इसके एंड प्रोडक्ट में एल्कोहल बनता है, इथाइल एल्कोहल एंड एनर्जी, जबकि ये फर्मेंटेशन प्रोसेस में होता है। जब इसको यीस्ट में होता है ना तब ये, ठीक है ना, उस टाइम पे ये ईस्ट में जब ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, वो उस फर्मेंटेशन प्रोसेस को ही हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो उस टाइम पे इथाइल एल्कोहल और एनर्जी इसमें से निकलती है, ठीक है। और उसके बाद मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें रिलीज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन है, लेकिन इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। और इसका एग्जांपल देख लो कैसे होता है। इसकी इक्वेशन जो होती है, इक्वेशन देखो कैसे होगी। दोनों रिएक्शन में देखो ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट जरूर होगा, यहाँ पर भी ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। ये तो प्रोसेस जरूर होती है, ग्लूकोज पहले पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। अब पायरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद इसका जो भी कुछ होता है वो उसमें डिफरेंस हो जाता है। अब ये जो पायरुवेट होगा ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये आपका करेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक है। ये पायरुवेट होगा, ये आपका करेगा O2 के साथ रिएक्शन करेगा। ये कर दिया इसने O2 के साथ रिएक्शन, और O2 के साथ रिएक्शन करके फिर ये एनर्जी रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पे निकलता है। और जब ये यीस्ट सेल्स में होता है तो पायरुवेट ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, तो यहाँ पर ये इथाइल एल्कोहल बनता है इसमें, और वाटर निकलता है, और यहाँ पर एनर्जी भी रिलीज होती है, थोड़ी कम अमाउंट में रिलीज होती है। और जब ये हमारी मसल सेल्स में होता है, हमारी मसल सेल्स में भी होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, उस टाइम पे ग्लूकोज पायरुवेट, फिर पायरुवेट से बनता है लैक्टिक एसिड, और फिर यहाँ पर ये एनर्जी निकल जाती है। ओके, चलिए अब देखो, अब ये जो है इसमें जो पाथवे यूज़ होते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, ठीक है। देखो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ये, और भी अच्छी तरह एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके पाथवे देखो क्या क्या होते हैं। देखो हर चाहे कोई भी पाथवे हो, उसमें सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है, जो कि क्या है आपका एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो ग्लूकोज जो होगा वो हमेशा पहले पायरुवेट में कन्वर्ट होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ये, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस, मैंने बताया ना एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो ये सब इसके बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और जब ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, जैसे कि यीस्ट में होता है, तो तब इसमें से इथेनॉल निकलेगा, है ना, जिसको अल्कोहल बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी एनर्जी भी निकलती है। इथेनॉल भी 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ओके, अच्छा, ये पायरुवेट होता है 3 कार्बन, ग्लूकोज होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ओके, अच्छा, अब ये जो होता है, अब ये तो हो गया ऑक्सीजन के एब्सेंस में, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मसल सेल्स में होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मतलब कमी हो गई, इसलिए हो गया, ठीक है ना। जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि जल्दी जल्दी हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो जल्दी जल्दी क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है, तो उससे ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी में क्या होता है, हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो हमारा जो ये होता है पायरुवेट होता है, हमारी मसल सेल्स के अंदर पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर हमें यहाँ से एनर्जी भी मिलती है। ओके, तो ये हमारी मसल सेल्स के अंदर होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में। ओके, ये हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया, ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया, और ये आपका हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, चलिए
अच्छा, ये ध्यान रखना, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ओके, और एरोबिक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एनारोबिक होता है साइटोप्लाज्म में। चलो, अच्छा, अब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे जो मैंने बताया वही सब लिखा हुआ है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। ओके, चलिए, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, इसमें से पाथवे के नोट्स देख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब है एरोबिक रेस्पिरेशन इन अवर मसल सेल्स। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन इन अवर मसल सेल्स। अब मैंने जो बताया कि जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, बहुत दिनों बाद हमने रनिंग की, बहुत दिनों बाद हमने कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लिया, तो वेन एवर वी डू टू मच फिजिकल एक्सरसाइज इन आवर मसल सेल्स, तो उस टाइम पे हमारी मसल सेल्स में जो मैंने बताया ना पायरुवेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस क्या? इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन लिखा जाएगा, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो हमारा पायरुवेट होगा वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है हमारी, मैंने बताया ना, टू फुलफिल द सडन डिमांड ऑफ एनर्जी, एनर्जी की सडन डिमांड को फुलफिल करने के लिए। देयरफॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन आल्सो अकर्स इन आवर मसल सेल्स, तो हमारी जो मसल सेल्स होती है उसमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं तो कभी कभी हमारी मसल्स में क्रैम्पिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि लैक्टिक एसिड की वजह से होती है, क्योंकि जो हमारी मसल सेल्स होती है वहाँ पर लैक्टिक एसिड स्टोर हो जाता है, तो उस लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी जो मसल सेल्स होती है उनमें क्रैम्पिंग होती है, उनमें पेन होता है। और जब हम मसाज करते हैं, हम हॉट वाटर बाथ करते हैं, तो ये हमारी जो मसल क्रैम्पिंग हो जाती है वो दूर हो जाती है। चलिए, अच्छा, अब ये मैंने बता दिया आपको। वैसे तो एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, और इसको हम बोलते हैं एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी, बता दिया था मैंने, एनर्जी करेंसी बोलते हैं फॉर ऑल प्रोसेसेस, ये याद रखना है, एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी। अच्छा, अब ये एडीपी क्या चीज़ है? एडीपी होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जिसमें कि 2 फॉस्फेट होती हैं, उसको एडीपी बोलते हैं। लेकिन ये एडीपी क्या चीज़ होती है? एटीपी देखो क्या चीज़ होती है। ये जो एटीपी था ना, ये थी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, लेकिन ये जो आपकी एडीपी है, ये है इसमें एनर्जी की यूजेबल फॉर्म, जिसके फॉर्म में कि एनर्जी हमारी क्या होती है, यहाँ पर हमारी एनर्जी यूज़ हो जाती है, ये ठीक है। ये होती है हमारी स्टोर फॉर्म, ये होती है यूजेबल फॉर्म। तो ये क्या होती है? जब भी ये एटीपी होता है, ठीक है, एटीपी कहाँ पे स्टोर हो जाता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो जब भी हमको एनर्जी चाहिए होती है हमारी बॉडी को या हमारी सेल्स को, तो इसमें से एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल निकल जाता है, और एक फॉस्फेट निकलने के बाद इससे एटीपी बन जाता है, फिर इससे एटीपी से हमें एनर्जी मिल जाती है। और जब हमें एनर्जी नहीं चाहिए होती है तो दोबारा से ये जो एडीपी होगा इसके अंदर एक और फॉस्फेट जुड़ जाएगी, उससे फिर ये एटीपी बन जाएगा। ओके, तो ये था एडीपी और एटीपी। अच्छा, अब हम समझते हैं एक और प्रोसेस होती है डिफ्यूज़न, ठीक है। डिफ्यूज़न प्रोसेस की क्यों ज़रूरत पड़ी है हमें, क्यों समझाया मैंने, क्यों बता रही हूँ मैं? क्योंकि ये जो डिफ्यूज़न प्रोसेस होती है ना, इसके थ्रू ही जो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, जो हमारी पूरी बॉडी होती है, उसके अंदर ऑक्सीजन का क्या होता है, डिफ्यूज़ होती है। ऑक्सीजन का जो जाती है वो हमारी डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू ही जाती है, ठीक है ना। अब देखो डिफ्यूज़न प्रोसेस क्या होती है कि जैसे कि आपने इनो देखा है, जैसे आपने इनो को पानी में डालती हो, आपने इनो की पहले छोटी छोटी गोली भी आती थी, ठीक है, पहले इनो छोटे छोटे टैबलेट की फॉर्म में आता था, ठीक है। तो जब जैसे आपने उसको पानी में डाला तो वो क्या हो गया, पूरी उसके वाटर के अंदर वो इवनली क्या हो जाता है, इवनली वो स्प्रेड हो जाती है, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न क्या होता है कि ये होता है डिफ्यूज़न इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन एरिया। तो यहाँ पर इसका जो ये क्या है, ये कलर है, एक्चुअली में कलर का छोटा सा पीस है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे कलर का छोटा सा पार्टिकल डाला, तो यहाँ पर इसका कलर का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, तो ये कलर क्या हो गया, ये बाद यहाँ पर ये हाई कंसंट्रेशन था कलर, तो ये हाई कंसंट्रेशन से वाटर जो वाटर है जो कि लो कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन है, उसकी तरफ ये क्या हो गया, मूव कर गया। ये बस ये समझ लो, जैसे कि आपने इनो डालते हो ना, इनो के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना, वो एकदम से पूरी उसके अंदर पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, इवनली स्प्रेड हो जाते हैं, बस वही है डिफ्यूज़न, ठीक है ना। कि ज़्यादा कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट इज कॉल्ड डिफ्यूज़न, ठीक है। तो जहाँ पर भी बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो वहाँ से वो चली जाएगी, जहाँ पर भी ऑक्सीजन कम है उसकी तरफ चली जाएगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चली जाएगी ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए,
अच्छा, अब इसमें है एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो गैसेज का एक्सचेंज होता है उसमें ये आपको पता ही है स्टोमेटा के थ्रू होता है। इसमें भी जो गैसेज होती है वो डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा ही एक्सचेंज होता है इसमें भी गैसेज का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये इसमें इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये देख लो कि वाई शुड वी नॉट स्लीप अंडर ए ट्री। हमें क्यों नहीं सोना चाहिए पेड़ के नीचे? इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात के समय क्या होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो होती नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी तो रात के समय प्लांट से एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हमें रात को पेड़ के नीचे, प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए। और दिन के टाइम में क्या होता है, दिन के टाइम में भी तो प्लांट्स में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। प्लांट्स में भी जब रेस्पिरेशन होता है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं रेस्पिरेशन में, जैसे हम लोग करते हैं ना रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़, है ना। ये हमने पढ़ी थी ना अभी, देखो ये थी ना हमारी, ये थी हमारी रेस्पिरेशन, हम पढ़ रहे थे जो ये था ना, ये रहा देखो, ये था रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन इसमें यूज़ हो रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज़ हो रही थी। तो ऐसी प्लांट्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, ओके। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना वो इनमें क्या होती है, वो इनमें यूज़ होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होती है, यूज़ हो जाती है, ठीक है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एक्वेटिक एनिमल्स। तो अब एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं ना उनमें गैसेज का एक्सचेंज कैसे होता है, देखो एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं ना उनको ना एक नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है कि जो वाटर के अंदर, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उसी का यूज़ करते हैं ना, है ना, सांस लेने के लिए। लेकिन वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन जो डिजोल्व होती है वो बहुत कम अमाउंट में होती है, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, उनको बहुत जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करनी पड़ती है, ठीक है। इसलिए रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स इज मच फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। क्योंकि टेरेस्ट्रियल जो एनिमल होते हैं, हम जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग तो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, एयर में जो होती है ऑक्सीजन, हम उससे तो रेस्पिरेशन करते हैं, है ना। एयर जो होती है, जो एयर में ऑक्सीजन होती है उससे हम रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन जो हमारे ये वो होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ये पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उससे रेस्पिरेशन करते हैं, उससे ये ब्रीदिंग करते हैं। तो इसलिए इनको बहुत जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करनी पड़ती है, ओके। तो ये फिशेस टेक इन वाटर थ्रू माउथ, माउथ से फिशेस वाटर लेती हैं और फिर उसको गिल्स के द्वारा बाहर निकाल देती हैं। उसके बाद जो भी ऑक्सीजन होगी उस वाटर के अंदर डिजोल्व, वो इनकी ब्लड के द्वारा टेक इन कर ली जाती है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि हमारा होता है एलिमेंट्री कैनल होती है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ऐसे ही हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। पूरा क्या रास्ता होता है, कहाँ कहाँ से एयर पास होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अब जो ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, ये सबसे पहले आपका कहाँ से शुरू होता है, नोज से। नोज में क्या दिखाई देते हैं, दो होल दिखाई देते हैं ना, उन दोनों होल्स को आप बोलते हो नोस्ट्रिल। क्या बोलते हैं हम उनको, दोनों नोज को, होल्स को नोस्ट्रिल, ठीक है। तो नोस्ट्रिल क्या होते हैं, नोस्ट्रिल आर द टू होल्स इन अवर नेसल कैविटी। जहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं उसको नेसल कैविटी बोलते हैं, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर ये रहा, ये नोस्ट्रिल है, ठीक है ना। ये नेसल कैविटी, इसको हम नेसल कैविटी बोलते हैं, नेसल कैविटी में प्रेजेंट है। तो नेसल कैविटी हो गई। उसके बाद ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा नेसल पैसेज है, नेसल पैसेज जहाँ से कि एयर होके पास होती है, ओके। ये नेसल पैसेज है, ठीक है। तो ये नेसल पैसेज हो गया। उसके बाद नेसल पैसेज के बाद एयर कहाँ पे जाती है, फिर यहाँ पे जाती है फेरिंग्स में। नेसल पैसेज के बाद यहाँ पे क्या होता है, ये होता है आपका फेरिंग्स, ठीक है। उसके बाद फेरिंग्स के बाद फिर यहाँ पे आपका जो थ्रोट होता है, जो गला होता है आपका, वहाँ पे ये होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स मतलब होता है वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स का दूसरा नाम क्या है, वॉइस बॉक्स, जिससे कि आपकी आवाज़ निकलती है, उसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। तो हवा यहाँ से नेसल पैसेज से होके फिर यहाँ पे जाएगी फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद ये जाएगी यहाँ पे लैरिंग्स में। लैरिंग्स के बाद ये जो आपको लंबी सी ट्यूब दिखाई दे रही है ना, ये इसको बोलते हैं विंड पाइप। विंड पाइप बोलते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया, इसकी क्या खास बात होती है, इसके ऊपर ये दिखाई दे रहे हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये दिखाई दे रहे हैं सी शेप में, ये हैं आपके रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये कार्टिलेज के बने होते हैं। कार्टिलेज क्या होती है, कार्टिलेज बोन की सॉफ्ट फॉर्म होती है, जो आपकी ईयर के ऊपर भी देखते हो ना, ईयर के जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। थोड़ी सी हल्की सी क्या होती है, ये थोड़ी सी हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये उससे बोन जो होती है उससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो इसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। हमारा जो नाक नोज़ होती है वो भी कार्टिलेज की बनी होती है, ठीक है। तो ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये जो ये ट्रैकिया होता है ना, इसके ट्रैकिया की वॉल्स को कोलैप्स होने से रोकती हैं, जिससे कि इसकी वॉल्स में कोलैप्सिंग ना हो, ठीक है। और यहाँ पर एयर का जो रास्ता है वो क्या हो जाए, एकदम इजीली यहाँ से एयर पास हो जाए। तो ये इनका काम होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का, सी शेप में होती हैं, ठीक है। तो ये भी आ जाता है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन ट्रैकिया, ओके। अच्छा, उसके बाद फिर ये जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा, इसके ट्रैकिया के बाद फिर ये
ये जो ट्रैकिया है, जो ये पाइप है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ना। इन पार्ट्स को बोलते हैं हम ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं इनको हम? ब्रोंकाई। और सिंगुलर होता है ब्रोंकस, ठीक है। तो यहाँ पर ईच ब्रोंकस एंटर इनटू ईच लंग, तो हर ब्रोंकस देखो यहाँ पर इसमें ये एंटर कर रहा है ना। ईच ब्रंक एंटर्स इनटू, ईच ब्रोंकस एंटर इनटू ईच लंग। अच्छा, उसके बाद जो ये ब्रोंकस होते हैं, है ना, ब्रोंकस होते हैं, फिर वो आगे जाके फर्दर और ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। इन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं? जो ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही हैं, इनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ये भी आगे जाके किस में टर्मिनेट होते हैं? ये होते हैं बैलून शेप स्ट्रक्चर में, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है ये यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। ये एल्वियोलाई क्या करती हैं? ये यहाँ पर इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देती हैं, लंग्स के सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देती है, जिससे कि यहाँ से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो सके, उसमें ब्लड वेसल के अंदर डिफ्यूज़ हो सके, ठीक है। तो ये जो होती हैं, ये एल्वियोलाई जो होती हैं, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सरफेस एरिया को क्या करती हैं? इसको इंक्रीज़ कर देती हैं। एल्वियोलर, इनका इसमें ये सैक भी होते हैं ना, छोटे छोटे थैलियाँ जो बैलून लाइक जो दिखाई दे रहे हैं, मैं बता रही हूँ बैलून जो दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे बैलून और छोटे छोटे, तो इनको एल्वियोलर सैक भी बोलते हैं, ठीक है। वैसे इनको बोलते हैं एल्वियोलाई। ओके, तो यही है इसमें। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पर, अच्छा, ये जो आपकी होती है ना एल्वियोलाई, इनके ऊपर होता है एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये बहुत सारी ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड होती हैं। तो जैसे ये अब जो ये एयर है, आपकी ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ पे आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर आई, फिर ये यहाँ से इनके एल्वियोलाई के थ्रू, अब क्योंकि मैंने बताया ना एल्वियोलाई किससे कनेक्टेड होती हैं? एल्वियोलाई कनेक्टेड होती हैं आपकी ब्लड वेसल्स, तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर चली जाती हैं। फिर ब्लड वेसल्स से फिर ये कहाँ पर जाती है? फिर आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में डिफ्यूज़ हो जाती है, सारे बॉडी ऑर्गन्स में चली जाती हैं। ओके, और डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू जहाँ पर भी ऑक्सीजन कम होगी वहाँ पर ऑक्सीजन चली जाती है, ठीक है ना। डिफ्यूज़न क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन, जहाँ पर भी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ से वो लो कंसंट्रेशन की तरफ एकदम मूव कर जाएगी डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका। तो इस तरह से आपकी जो, अच्छा, ये तो आपका हो गया। अच्छा, इसके बाद जो ये आपकी जो वो होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो इसमें वापस आती है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जो होती है वो आपकी एल्वियोलाई में आ जाती है, पूरी बॉडी से रिलीज होके कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एल्वियोलाई में आ जाती है। एल्वियोलाई से फिर वो क्या हो जाती है? इसमें चली जाती है ब्रोंक्यूल्स में, फिर ब्रोंकस में, फिर वो यहाँ से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, ट्रैकिया से होते हुए फिर वो बाहर आ जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब इसमें थोड़ा सा ये समझ लो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होती है। जो ये ब्रीदिंग की मैकेनिज्म होती है ना, इसमें भी ये जो होता है ना डायफ्राम, यहाँ पर ये होता है डायफ्राम, और ये होती है चेस्ट कैविटी, जिसके अंदर की आपके लंग्स प्रेजेंट होते हैं। देखो मैं आपको इसको बता दूँ इसमें, ठीक है। ये तो मैंने आपको सब बता दिया क्या होता है, ठीक है ना। ये बता थे ना, नोस्ट्रिल मैंने बता दिया आपको, फेलिंग्स मैंने बता दिया आपको, लैरिंग्स बता दिया, वॉइस बॉक्स होता है, फिर यहाँ पे ट्रैकिया होता है, इसको विंड पाइप बोलते हैं, ठीक है। ये ना यहाँ पे बेटा 2 बार लिखा गया है, ठीक है ना, तो ये 1 टाइम है ओनली ट्रैकिया। तो ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं, मैंने बता दिया। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं जो कि एयर पैसेज को कोलैप्स होने से रोकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे ये आपका होता है ब्रोंकस, है ना, ब्रोंकस बता दिया, ब्रोंक्यूल्स बता दिया मैंने आपको, फिर एल्वियोलाई बता दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें कुछ और 2 और पार्ट होते हैं जो कि इस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो होती है आपकी चेस्ट कैविटी और डायफ्राम। चेस्ट कैविटी के अंदर ही लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। और डायफ्राम क्या होता है? ये भी एक लार्ज मस्कुलर शीट होती है जो कि लोअर लंग्स के लोअर पोर्शन में होती है। देखो यहाँ पर ये आपकी हो गई, ये है आपकी पूरी चेस्ट कैविटी। क्या है? ये आपकी चेस्ट कैविटी है, ठीक है ना। इस चेस्ट कैविटी के अंदर क्या है? यहाँ पर इसमें लंग्स प्रेजेंट है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पर ये मस्कुलर ऑर्गन जो दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये पूरा यहाँ पर है ना, ये ब्राउन कलर का, ये आपका है डायफ्राम। अब देखो ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे होती है। जैसे ही क्या होगा, जैसे ही एयर आपकी नोस्ट्रिल के द्वारा अंदर जाती है, ऑक्सीजन रिच एयर जैसे ही अंदर जाती है, तो यहाँ पर ये जो आपका वो होती हैं रिब्स होती हैं, ठीक है ना, जो रिब्स होती हैं वो क्या हो जाती है? वो बाहर की तरफ पुल हो जाती हैं, है ना, ऊपर की तरफ पुल हो जाएंगी और बाहर की तरफ पुल हो जाएंगी,
ठीक है ना। तो इसमें अपवर्ड मूवमेंट होगा और आउटवर्ड मूवमेंट होगा, दो मूवमेंट होंगे, एक तो होगा ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट, एक होगा आउटवर्ड मूवमेंट बाहर की तरफ। तो जब ये मूवमेंट होगा तो यहाँ पर, और दूसरा इसमें एक और चीज़ क्या होती है, जो डायफ्राम होता है, वैसे डायफ्राम की जो रियल पोजीशन होती है वो ये वाली होती है, ऐसे होता है डायफ्राम, ठीक है ना। तो डायफ्राम होगा वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा नीचे हो जाएगा, ये डायफ्राम और ज़्यादा यहाँ तक चला जाता है नीचे तक, ठीक है ना। तो डायफ्राम यहाँ तक नीचे तक चला जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर ये चेस्ट कैविटी का क्या हो गया, एरिया बढ़ गया, है ना, चेस्ट कैविटी का एरिया बढ़ गया। तो अब यहाँ पर ये एयर इसके अंदर ड्रॉ कर ली जाती है, इसके अंदर एयर क्या हो जाती है, पुश हो जाती है, ठीक है ना। अब इसके अंदर एयर भर गई, ओके। अब देखो, अब इसके अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिच एयर है उसको बाहर निकलना है, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें बाहर निकालनी है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें बिल्कुल इसकी अपोजिट प्रोसेस होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए क्या होता है कि अब जो ये आपकी जो ये वो थी रिब्स थी, रिब्स जो होंगी वो दोबारा से अपनी पुरानी वाली पोजीशन में आ जाएंगी, ठीक है ना। ये नीचे की तरफ हो जाएंगी और अंदर की तरफ हो जाएंगी, और जो डायफ्राम था वो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। डायफ्राम मूव्स बैक हो गया ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर चेस्ट कैविटी का एरिया क्या हो गया, कम हो गया, चेस्ट कैविटी का एरिया कम हो गया। तो सारी की सारी एयर जो होती है वो एयर फोर्स्ड आउट, एयर आपके बाहर निकल जाती है, ओके। तो ये होती है इनहेलेशन, जिसमें कि ऑक्सीजन रिच एयर आपके लंग्स के अंदर एंटर करती है। ये होता है एक्सेलेशन, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर आपके लंग्स से नोस्ट्रिल के द्वारा बाहर निकलती है। इसमें कौन रोल प्ले करता है, रिब्स और आपकी चेस्ट कैविटी और डायफ्राम, दोनों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये आपने मेरे ख्याल से उसमें पढ़ा होगा 8th क्लास में, 8th या 7th में पढ़ा होगा, है ना। अच्छा, तो ये हो गई आपकी मैकेनिज्म ब्रीदिंग, जो मैंने लिखा है वही मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू अवर नोस्ट्रिल इनटू नेसल कैविटी, ठीक है ना। नोस्ट्रिल से होते हुए नेसल कैविटी से होते हुए फिर ये कहाँ पे जाती है, फ्रॉम नेसल कैविटी द एयर रीचेस टू अवर लंग्स थ्रू वाइंड पाइप, है ना। विंड पाइप जो ट्रैकिया होती है उससे फिर एयर कहाँ पे पहुँचती है, लंग्स में पहुँचती है, ठीक है ना। फिर ये मैंने आपको बता दिया कि इनहेलेशन में क्या होता है, डायफ्राम का आउटवर्ड मूवमेंट होता है और अपवर्ड मूवमेंट होता है, उससे चेस्ट कैविटी का स्पेस बढ़ जाता है। उसके बाद जो एयर होती है वो लंग्स के अंदर रश हो जाती है, और फिर वो वहाँ पे एल्वियोलाई उससे एयर से भर जाते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर से। फिर वो जो ऑक्सीजन रिच एयर से जब एल्वियोलाई भर जाते हैं, फिर वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं। फिर ब्लड वेसल से वो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, चली जाती है, ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, ओके। और जब एक्सेलेशन होता है तो रिब्स दोबारा से अपनी पुरानी वाली पोजीशन में आ जाते हैं, डायफ्राम भी अपनी फॉर्मर पोजीशन में आ जाता है, और चेस्ट कैविटी का साइज रिड्यूस हो जाता है, जिससे कि जो लंग्स होते हैं वो एयर को पुश आउट कर देते हैं। और ये जो मूवमेंट्स होते हैं ये आप बहुत इजीली फील कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसे कर दो ना तो आपकी चेस्ट कैविटी क्या होती है, चेस्ट कैविटी का एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब इसमें है लास्ट टॉपिक जो है रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन बॉडी। अब देखो, जो आपकी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन का रोल होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो जो क्योंकि जो होते हैं ना एनिमल, क्योंकि हमारी क्या है, हमारी बॉडी का साइज़ क्या है, बड़ा है, और भी जो एनिमल होते हैं जिनकी बॉडी का साइज लार्ज होता है, तो उसमें ओनली डिफ्यूज़न जो प्रोसेस होती है, जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है, इट अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी, ठीक है ना। खाली इसी से ही ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है, ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वो हमारी बॉडी के अंदर पूरी नहीं हो पाती। इसके लिए इनमें क्या प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ओके। रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन के साथ इसकी जो ऐड होने की जो एफिनिटी होती है, या इसकी ये इट हैज़ ए हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ एकदम से क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ऑक्सीजन इसके साथ एकदम से ऐड हो जाती है, ऑक्सीजन इसके साथ ऐड होके ये हमारी पूरी जो हमारे पूरी बॉडी के पार्ट्स है उसके अंदर क्या हो जाती है, ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, ओके। और जो आपका पता है ना, हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये रेड ब्लड कॉर्पसल्स में प्रेजेंट होता है आपका हीमोग्लोबिन। अच्छा, ये तो आपका हो गया ऑक्सीजन का डिलीवरी की बात। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो हमें वापस पूरी बॉडी के अंदर से फिर वापस आती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वाटर के अंदर बहुत अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाती है। ऑक्सीजन इतनी अच्छी तरह डिजोल्व नहीं होती जितनी अच्छी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, हैंस इट इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजोल्व फॉर्म इन अवर ब्लड। तो ये हमारे ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिजोल्व फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, उसके लिए किसी भी पिगमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये आपका दोनों टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं। और स्टूडेंट देखो, अगर आपको अभी भी इसके किसी भी टॉपिक पे कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना।
और मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ा क्योंकि ये जो है ये टॉपिक इतना बड़ा है और मैंने इसमें से एनसीईआरटी के मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स को कवर करने की पूरी कोशिश की है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी हमारा लग गया, लेकिन मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट और आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, और आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना जिससे कि आपको इसमें जो मेरी नई आने वाली वीडियो है उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और इसके जो अगले जो टॉपिक हैं उनकी वीडियो मैं विद इन 1 वीक बना दूंगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।